अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तुर्की में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और तवील मुज़ाकरात के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। गुज़िश्ता 4 दिन से जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द अपने बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसमें अफगान तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि कलअदम TTP समेत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इकदाम उठाए जाएँ और अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म किया जाए। अफगान तालिबान पाकिस्तान के इस मुतालबे पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और मुज़ाकरात कहाँ आकर फंस गए हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो हमें हुकूमती ज़राए से मौसूल हुई है, जो कि मुज़ाकरात के हवाले से मालूमात रखती हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान प्राइवेट गुफ्तगू में सालिसों के सामने अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द मानता है कि अफगानिस्तान में TTP मौजूद है, वो पाकिस्तान पर हमले भी कर रही है और अफगान तालिबान के TTP से करीबी ताल्लुकात भी हैं, ये भी मानता है। मगर अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर यह ज़मानत देने से इनकार कर रहे हैं कि वो TTP के खिलाफ इकदाम करेंगे और उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोकेंगे। ताहम वो ज़बानी तौर पर ज़मानत देने को तैयार हैं कि वो TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से रोकने के लिए इकदाम उठाएंगे और उन्हें समझाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है कि TTP ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, हमें मुजाहिदीन फराहम किए हैं और वो हमारे अमीर की बैत में हैं। इसलिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के ज़रिए तहरीरी तौर पर TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़मानत देने का मतलब ऐलान जंग होगा और हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान गुज़िश्ता 4 सालों में कई दफ़ा ज़बानी ज़मानतें दे चुके हैं कि वह अफगान सरजमीन को किसी भी गिरोह की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के हमलों में मज़ीद इजाफा ही होता चला गया। इसलिए इस दफ़ा तहरीरी ज़मानत ही चाहिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों की मौजूदगी में अफगान तालिबान के वफ़द के सामने बाकायदा शनाख्त साबित करते हुए ये शवाहिद रखे हैं कि TTP के पाकिस्तान पर हमलों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस हैं। साथ ही ये शवाहिद भी पेश किए गए कि TTP के दहशत गर्दों को पाकिस्तान की सरहद तक आने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाती है, यानी वो अफगान तालिबान की मदद से बग़ैर किसी रोक टोक के हथियारों समेत पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुँचते हैं और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान 3 दफ़ा अफगान तालिबान का वफ़द तहरीरी ड्राफ्ट पर राज़ी हो गया था, मगर फिर हर दफ़ा काबुल में तालिबान क़यादत से रब्ता करने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए और ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ करने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि काबुल से ये हिदायत आती हैं कि ड्राफ्ट वाज़ेह होने के बजाय मुबहम रखा जाए और इसी वजह से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की अफगान तालिबान के वफ़द के रवैये से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अगर अफगान तालिबान के वफ़द के पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार ही नहीं है और वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द भी पाकिस्तानी वफ़द के सामने अपने मुतालबात रख रहा है और कमिटमेंट्स मांग रहा है, मगर पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ है कि हालिया मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा है और वह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को रोकना है। इससे हटकर जो भी बात हो रही है उसका मकसद इस एजेंडे से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तानी वफ़द के मुताबिक पहले इस 1 पॉइंट एजेंडे पर ही बात होगी और जब तक ये मसला हल नहीं होता किसी और मौजू या मसले पर बात नहीं होगी। इसी वजह से आज चौथे दिन भी मुज़ाकरात रहे हैं। हालांकि कल अफगान मीडिया ये दावा कर रहा था कि ज़्यादातर मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और बाकी मामलात भी रात गए तक तय पा जाएंगे। मुज़ाकरात तो कल रात गए तक जारी रहे, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और आज फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मीडिया पर ज़राए से मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट होती रहीं। आज दोपहर में जब चौथे दिन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज़ सैयद की ज़राए से यह खबर सामने आई कि पाक अफगान मुज़ाकरात मकामी होटल में दोबारा शुरू हो गए हैं और मुज़ाकरात का ये दौर मसालहतकारों की दरख्वास्त पर शुरू हुआ है। जबकि इससे पहले नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा ने ज़राए से खबर दी थी कि इस्तांबुल में कल तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे और अब मुज़ाकरात आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान के वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ कर लिया है। मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान तालिबान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम किया। ज़राए के मुताबिक हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत की वजह से अफगान तालिबान के वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे ही बातचीत के बेनतीजा रहने की जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी
इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतक और बातचीत से हल कर लिया जाए। दूसरी जानिब कल अफगान मीडिया में मुज़ाकराती अमल के मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने की खबरें रिपोर्ट हो रही थी, मगर आज सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। अफगान मीडिया मुज़ाकरात बेनतीजा रहने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी वफ्द पर आयद करता रहा। अफगान नशरियाती इदारे तुलू न्यूज़ की खबर के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर कोई भी हमला किया गया तो उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा, और अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर बमबारी हुई तो इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। ज़राए ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह मुतालबा भी किया गया कि अफगान तालिबान इस बात को कबूल करें कि TTP के हमलों के दौरान पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर हमले करने का हक हासिल है। अफगान तालिबान के वफ्द का मौक़िफ़ है कि TTP अफगानिस्तान का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मसला है। पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होने के बजाय तवील होते जा रहे हैं और डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत भी मुतासिर हो रही है। पाक अफगान सरहद से पिछले 18 दिन से तिजारती और मामूल की आमदोरफ्त मुअत्तल है। तोरखम और चमन बॉर्डर पर सामान से लदे हुए कंटेनर, ट्रक और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और दोनों ममालिक के ताजिर इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात के नतीजे का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी राहदारियाँ दोबारा खुल जाएँ और तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो जाएँ। इससे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान का हो रहा है क्योंकि वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और पाकिस्तान के रास्ते ही ज़रूरी और बाकी अशिया अफगानिस्तान तक पहुँचती हैं। पाक अफगान सरहद पर माल बरदार गाड़ियाँ और ताजिर किन हालात से गुजर रहे हैं, इस हवाले से तोरखम बॉर्डर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी फजलुल्लाह। तोरखाम तिजारती गुजरगाह बंद होने से पाक अफगान शाहरा पर सैकड़ों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। इन कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स को क़याम तमाम की शदीद मुश्किलात का सामना है। रास्ते दोनों हुकूमत का बंद है, तकलीफ हमारे को ट्रेन खराब हो गया, गाड़ी लोड करे, रोटी का पैसा नहीं है, कोई हमारे को सहूलत नहीं है। मेहरबानी करो कि हमारे लिए रास्ता खोल दे। हमारे तकरीबन आज 18वें दिन है और मुश्किलात तो काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी का और मसले बहुत ज़्यादा है हमारे। इन लोगों का मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत दूर से जो है ना वो खाने और इस चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, वो भी बहुत बड़ी मुश्किल के साथ हमें। और अभी हम खुद इधर खाना खुद बनाते हैं अपने लिए। रात भी ऐसे कि हम दो है ना, एक ड्राइवर एक कंडक्टर, तो एक आदमी सोता है और दूसरा जागता है सिक्योरिटी के लिए कि कोई आए ना चोर या उस वजह की वो भी डर है। हमारे इधर तकरीबन 18 दिन हुए इधर खड़े हो, इधर कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना खाने की चीज़ें है। हमारा खर्चा भी इधर ख़त्म हो गया, बॉर्डर भी अभी तक नहीं खोला है। इधर पानी नहीं मिलता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ड्राइवर के साथ जो खर्चा मर्चा पैसे थे सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। अभी मेहरबानी करके हमें दोनों ममालिक से ये दरख्वास्त है कि रास्ता गेट बॉर्डर जल्द अज जल्द खोल जाए। खौफ डर नहीं लगता है, इधर ये FC वाला पोस्ता है, इधर वो मसला नहीं है। इंशाल्लाह अपने टाइम गुजारने के लिए हम इधर क्रिकेट खेलते हैं। ट्रांसपोर्टर्स बेताब है कि जल्द तिजारती गुजरगाह पर तिजारत बहाल हो। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए काजी फजलुल्लाह, जिला खैबर। जबकि चमन बॉर्डर के हालात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमाना चकज़ई। शाहजेब साहब, चूँकि इस वक्त मैं पाक अफगान बॉर्डर चमन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ ट्रक है बल्कि कंटेनर की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स पे भी खड़े। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक चमन शाहरा पर वाक़ एक होटल है जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। बड़ी तादाद में ड्राइवर्स इनके साथ मौजूद है, यहाँ पर कंटेनर्स भी है, ट्रक भी है। हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी है और फ्रेश फूड का लिमिटेड सीजन होता है, करोड़ों के एतबार से रोज़ाना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अफगान साइड पे फंसे हुए हैं, हालांकि वो वेजे पे गए हुए हैं, जो उस तरफ से आए हुए हैं वो यहाँ पे फंस कर रह गए हैं। जो हमारे बैकग्राउंड में गाड़ियाँ खड़ी है या इस तरफ खड़ी है, कराची से लेकर चमन तक जितने भी होटल्स है मुख्तलिफ, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है, रोकी हुई है। परेशानी है कि हमारा पास कौन सा पैसा था वो भी खत्म हो गया, 15, 14, 16 दिन हो गया मैं खड़ा था। यह परेशानी बहुत सब गाड़ियों को है ना, लोगों के साथ जो पैसा था वो भी खत्म हो गया। 15-16 दिन हो गए लोग खड़े, वजन है गाड़ी। बाबी तुस्ती की उस तरफ आपके लोग हैं रिश्तेदार? हमारा दोस्त बंद है, रब्ता कर रहा है, बोलते हैं पैसे भी उधर नहीं पहुँचता है, उसके पास खर्चा खत्म हुआ है, अभी उसके पहुँचाने का तरीका भी नहीं जो उसका हम पैसे भेज देगा। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है इनका एक मुतालिबा है कि सियासत और तिजारत को अलग रखा जाए। जी
इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात 4 दिन से बेनतीजा रहे हैं। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, दोस्त ममालिक भी मौजूद, उनमें ऐसे ममालिक भी मौजूद जिनका अफगान तालिबान पर इन्फ्लुएंस है, उसके बावजूद ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा है। कल तक तो अफगान मीडिया कुछ पॉजिटिव बातें कर रहा था, वो भी बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है। क्या वजह है, कहाँ मामला रुका हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जो बुनियादी वजह ये है कि काबुल हुकूमत जो है ना, वो जैसी भी हुकूमत है उसका मेरा ख्याल है कि जो कंट्रोल है एक नेगोशिएशंस करने का या एक जो इख्तियार है नेगोशिएशंस का, वो उनके पास नहीं है। और ना उनका कंट्रोल जो है वो सारे अफगानिस्तान पे मुहित है, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है। और जब भी एक एग्रीमेंट के करीब बात पहुंची पिछले 4 दिनों के अंदर, और इवन बिफोर दैट 1 हफ्ता पहले भी जो बात हुई, किसी ना किसी तरफ से जो है काबुल से जब उन्होंने राब्ता किया कि हमने ये एग्री कर लिया है, तो वहाँ से इंटरवेंशन हुई कि और वो जो एग्रीमेंट था या जो भी वर्बल जो बात हुई थी वो तातुल का शिकार हो गई। और मैंने ये गेज जो है, जब मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली उनके साथ हुआ तो उस वक्त भी कर लिया था, लेकिन हमारे जो 2 बड़े मोहतरम दोस्त हैं, भाई हैं, तुर्की और कतर, उन्होंने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल इसमें प्ले किया है। हम इत्माम हुज्जत के लिए चाहते थे कि ये मुज़ाकरात जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अगर कहीं से रिफ्यूज़ल हो तो वो रिफ्यूज़ल जो है वो इसकी तरफ से हो, काबुल की तरफ से हो। हमारे पे ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने कोई जो है वो इस तरह का कोई एटीट्यूड अपनाया है जिसकी वजह से ये तातुल का शिकार हुए हैं या नाकाम हुए हैं ये मुज़ाकरात जो है। तो ये मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज स्क्वेयरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ ख्वाजा साहब, जो दोनों दोस्त ममालिक हैं, तुर्की और फिर कतर की भी अगर वहाँ प्रेजेंस है, तो क्या उनका मौक़िफ़ वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं और वो भी समझ रहे हैं कि हाँ जी रिटन गारंटी अगर पाकिस्तान मांग रहा है, क्योंकि ज़बानी गारंटी माजी में दी गई, उसके बावजूद पाकिस्तान पर हमले होते रहे, तो पाकिस्तान दुरुस्त कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के करीब हैं दोस्त ममालिक? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। शाहजेब, बात ये असल में ये है कि कोई यूनिफॉर्म किस्म की हुकूमत हो ना, ये जिसके पास इख्तियारात हों और सारे मुल्क में उसकी रेट हो, तो वो तो कोई गारंटी जो है उसकी ज़बानी भी दे तो हम जो है उसके ऊपर एतबार करने को तैयार हो। लेकिन एक हुकूमत जो है या एक जो एक ग्रुप है या एक ग्रोह है, उसकी ज़बानी गारंटी के ऊपर हम किस तरह एतबार कर सकते हैं? और फिर जो मेज़बानी कर रहा हो टीटीपी की, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जिससे 3000 बल्कि 4000 जो है शहादतें हमने जो है हमारे ज़िम्मे हैं, या हमारे बच्चे जो शहीद हुए हैं पिछले जब से ये तालिबान जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं ये बेइख्तियार लोग हैं। इनके जो इस वक्त काबुल के अंदर जो हुकूमत है उसमें पेनिट्रेट किए हुए इंडिया ने, और इंडिया जो है वो काबुल के ज़रिए एक प्रॉक्सी जंग जो है उसने शुरू की हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और साहब, अगर वो जो डायलॉग करने आए हैं वो एक मिनट, अगर मुझे आधा सेकंड दे, आधा मिनट देने मुझे, कि इंडिया ने जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, यानी अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो शिकस्त फाश उनकी हुई है, जो हजीमत उनको उठानी हुई है, जो जिल्लत उन्होंने उठाई है, वो किसी ना किसी तरह जो है वो काबुल के ज़रिए जो है उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे जो जुनता है या जो इस वक्त वहाँ पे जो हुंता है वो उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका विजिट भी हुआ है, जिनकी जो मंदिरों में भी वहाँ पे गए हैं,
और जाके वहाँ पे जो है अपनी एक ताल्लुक या अपनी वफादारी का यकीन उन्होंने दिलाया है। मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे जो सैबटाज हुए हैं, मुज़ाकरात जो हुए हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताऊँ, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा 6 दफ़ा जो है एग्रीमेंट हुआ है जिसके ऊपर। और जब उन्होंने काबुल फ़ोन जाकर बाहर किया है और काबुल से जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिली हैं उसके ऊपर अंदर आके वो जो है वो अपनी लाचारी का या अपनी हेल्पलेसनेस का उन्होंने इजहार किया है। ख्वाजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो रिटर्न गारंटी के लिए और मामला तय पा गए थे वफ्द के साथ, और उसके बाद उन्होंने काबुल कॉल की और फिर वो पीछे हट गए, और ये 1 दफा नहीं 5-6 दफा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 दफा नहीं 5 दफा हुआ है। जो डेलीगेशन थी, मैं आई हैव ऑल द सिंपैथीज विद दैट डेलीगेशंस। तो डेलीगेशन ने जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट किया है। ठीक है, उन्होंने बड़ी हार्ड किस्म की नेगोशिएशंस की हैं। मेरे जैसे एक बेचैन से बंदे के लिए जो है वो क्वाइट इट वाज क्वाइट टेस्टिंग जब ये 1 हफ्ता पहले जो राउंड हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आई वुड कॉम्प्लीमेंट जो उनकी और जो भी डेलीगेशन आई हुई थी पहले भी और आज भी। लेकिन जो काबुल में बैठ के लोग जो है वो तारे जो खींच रहे थे या जो जिन्होंने उसको पुतलियों का एक तमाशा लगाया हुआ था, वो उनकी उनका पुतली तमाशा जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबुल पहना रहा है। साहब, अगर कल तक तो अफगान मीडिया कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि शायद मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मगर अब तो वो अफगानिस्तान हुकूमत के सरकारी ज़राए को कोट करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। उनकी तरफ से भी अब ये आ रहा है, यानी कि वहाँ पर भी मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आगे अगर ऐसा कुछ होता है, इस हवाले से धमकी आमेज रवैया है। देखिए, मैं अब शाहजेब इस्लामाबाद टारगेट अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत और अमान में रखे। ये मुमलकत जो है उसके नाम पे हासिल की हुई है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम जो है वो उसकी दी हुई सरजमीन के लिए हिफाजत कर सकें उसके लिए। लेकिन मैं आपको कहूँ, अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नज़र भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये किसी कोई इसमें शक शुबे में गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मुमलकत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हासिल की हुई है। मगर ख्वाजा साहब, अगर ज़ाहिर उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, मगर जब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में, जो हमें सरकारी ज़राए से पता चला कि टीटीपी के इन्वॉल्वमेंट के, अफगान तालिबान के इजाज़त से उनके पाकिस्तान में हमले करने के सबूत वहाँ रखे हैं, तो वो टीटीपी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दहशतगर्दों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्लामाबाद में। खुदा न खास्ता, बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, वो इस वक्त भी पिछले 3-4 सालों से जब से वो बरसरार रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें किसी को शक शुबा जो है नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, जिसमें हमारे फौज के जवान बच्चे जो है, सिपाही अफसर जो है, जेसीओ सारे जो शहीद हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काबुल पे आती है। तो ख्वाजा साहब, फिर तो इसमें अगर फिर पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान वहाँ पर काबुल में या दीगर इलाकों में अगर फ़िज़ाई कार्रवाई करता है और यहाँ दहशतगर्दी होती है, तो मामला फिर बिगड़ने ही की तरफ जा रहा है, या ये जो अब राउंड चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है कि सालिस दोस्त ममालिक बीच में पड़ के कुछ ना कुछ नतीजा निकाल लें? मेरा अपना ख्याल है कि एक दफ़ा जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि चाह अपना ला लें, जो अपना शौक पूरा कर लें। मैं उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, तो ये हमारे पास तो अल्लाह के फजल से हमारे अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की हुई है। हिंदुस्तान जो है वो कई गुना ज़्यादा बड़ी ताकत थी काबुल के जिम्मे। काबुल तो उनकी प्रॉक्सी है, काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का, जो हमारे से नेगोशिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो फिर जिस तरह का हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज़्यादा का जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला।
और सब, और क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी डिमांड्स हैं जिनको पाकिस्तान नहीं मान रहा है और पाकिस्तान कह रहा है सिर्फ इस एक मसले पर बात करें? कोई डिमांड नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी डिमांड हो सकती थी कि हमारे से यहाँ से जो काबुल जो अफगानिस्तान में वापस जो है जिन लोगों को भेजा जा रहा है, उन्होंने कहा था कि डिग्निटी के साथ और इज्जत के साथ उनको वापस भेजा जाए। बिल्कुल, हम एक इज्जतदार कौम है, एक डिग्निफाइड कौम है। हम चाहेंगे कि जो लोग जिनकी हमने मेहमानदारी की है 40 साल 50 साल जो है, वो जब हमारी सरजमीन से रुखसत हों, इज्जत के साथ रुखसत हों, वहाँ जाके हमारे लिए दुआ करें। हमारी दुआ ही है कि वो हमारे लिए दुआ करें और बद्दुआ ना दें हमें। ये 40 साल जो है वो हमारे मेहमान यहाँ पे रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, 12 मेहमान रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन से उसने रिज़्क़ कमाया है, यहाँ पे उनकी मेहमानदारी हुई है, यहाँ पे उनके बच्चे हुए हैं, 2 नस्लें उनकी जवान हुई हैं। लेकिन आप देखें, अफसोस है कि इन तमाम बातों के बावजूद जो है काबुल की आंखों में कुछ शर्म हया नहीं है कि वो जो सोचें कि इस मुल्क ने अपना अमन अमान जो है तबाह कर लिया पिछले 40 साल के अंदर हमारे लिए, हमारी जंग के लिए। मैं तो कंडेम करता हूँ उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने इनको सपोर्ट किया और पाकिस्तान की जो सालमियत और पाकिस्तान का अमन जो है दांव पर लगा दिया, और आज हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। उनके ऊपर तो इन एब्सेंशिया जो मुकदमा चलाया जाएगा, जिन माजी के हुक्मरानों ने इन अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, आप कह रहे हैं उन्हें कंडेम आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन पे मुकदमा चलाया जाए क्योंकि हमने अपनी सालमियत को दांव पर लगाया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ। देखें, बात सुने, जब तक हम अपना पास्ट जो है करेक्ट नहीं करेंगे, हम मुस्तकबिल में नहीं एंटर हो सकते। हमें अपना पास्ट मिस्टेक्स जो है उसको एडमिट करना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि तुम अपने गुनाह का इकरार करो, मैं आपको माफ करूंगा। हम इकरार नहीं कर रहे। हमने 70 की दहाई में, 60 के 80 की दहाई में, 90 की दहाई में, इस सेंचुरी के शुरू के अंदर, उसके बाद की दहाई के अंदर हमने जो भी पेटनेज जो है अफगानिस्तान को वो प्रोवाइड की। आज जो कुछ हुआ है ये उसका शाखसाना है, ये उसका रिजल्ट है। जिन लोगों ने भी पॉलिसीज वो बनाई, उन लोगों को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। वो चाहे वो इस दुनिया में है या दुनिया में नहीं है, उनको कीमत अदा करनी चाहिए। ख्वाजा साहब, आखिर में मुझे एक और बात बताइएगा कि अब तो बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करेगा जो गजा के लिए फोर्स बनाई जाएगी, और जो डेलिब्रेशंस हैं वो एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी हैं। ये किस हद तक दुरुस्त बात है? देखिए, मेरी एक बात शाहजेब, गजा जो है मैं ज़ाती तौर पे मेरे दिल के करीब जो है। फ़लस्तीन का इशू आज से नहीं, 1967 से जब मेरे दिल के करीब है। अल्लाह ताला मुझे तौफीक है, मैं ज़ुबानी कलामी जो है उनकी हमायत करता हूँ। मेरे पास ना कोई ज़रिया है, ना शायद इतनी मेरी तौफीक भी नहीं है, इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अमली तौर पे उनकी मदद कर सकूँ। लेकिन एक मोहब्बत है, एक प्यार है उनके साथ। तो ये अगर जो है इस्लामी दुनिया जो है इस किस्म का कोई फैसला करती है और उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी कि हम अपने भाइयों की जो है हिफाजत के लिए, उनकी वेलबींग के लिए जो है हम कोई रोल अदा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान को अवेल करनी चाहिए, इफ इट इज़ अवेलेबल टू अस, यू नो। बट इज इट अवेलेबल टू अस? आप इफ लगा रहे हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, यू डोंट नो अबाउट इट? नहीं, मेरा मतलब है ये अभी चीज फाइनलाइज होनी है ना, इट इज इन प्रोसेस, यू नो। जब गवर्नमेंट जो है प्रोसेस से गुजर के ये डिसीजन लेगी तो मैं उसको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता। लेकिन पूरे प्रोसेस में मेरा ज़ाती ओपिनियन है पार्लियामेंट को एतमाद में लेके ही आगे बढ़ा जाएगा, पार्लियामेंट को, इत्तेहादियों को? नहीं, बिल्कुल हम पार्लियामेंट को भी जो है एतमाद में लेंगे। हम तमाम जो अदारे हैं, जो रेलिवेंट अदारे हैं, उनको इन्फॉर्म। लेकिन मैं एक यहाँ पे थोड़ी सी आपके इस मौजूद से हट के बात करना चाहता हूँ। हमें केपी की गवर्नमेंट का एहतराम है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमें उसका एहतराम है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पार्टी ने तब्दील किया, हमें उसका भी एहतराम है। वो चाहते थे कि हम बात करें। अब ये सारे एक हफ्ते 10 दिन की कार्रवाई उनके सामने, हमने उनसे बात की है। उनसे बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कल ऑब्जेक्शन हो कि हमने उनसे बातचीत नहीं की, हमने अटेम्प्ट नहीं किया। पूरी खुलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ अगर कोई समझता है कि हम TTP से मुज़ाकरात करेंगे, हम जिन हाथों के ऊपर हमारे बच्चों का खून है उनसे कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
हम जो उनके स्पॉन्सर हैं, उनके कफील जो हैं, PTA के साथ जो है मुज़ाकरात कर सकते हैं। जो मगर उनका ये गिला है कि उनका गिला है, आज चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारा सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया इन मुज़ाकरात के हवाले से। हमने मुज़ाकरात जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट मुज़ाकरात किए हैं। हमने कोई खुदा न खास्ता को उनके जो सूबाई मफादात हैं उनके ऊपर कोई हर्फ नहीं आने दिया। हमने जो है उनकी इज्जत आबरू का भी ख्याल किया है और कौम की इज्जत आबरू का भी ख्याल किया है कि एक ऐसा सलूशन निकल सके जिनमें जो है अफगानिस्तान भी तहफ़्फ़ुज़ में रह सके और हम भी तहफ़्फ़ुज़ में रह सकें। बहुत शुक्रिया, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें सरकारी ज़राए ने यह बताया था कि 3 दफ़ा जो अफ़गान डेलीगेशन है उसने अग्री कर लिया था, मगर फिर काबुल से जो कॉल आई उसके बाद वो पीछे हट गए। ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि अब मुज़ाकरात में 5 दफ़ा वो अग्री कर गए थे और फिर काबुल के बाद जो है वो पीछे हट गए जब काबुल की तरफ से मना किया गया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के शहरियों के हवाले से एक बहुत अहम खबर है, तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। कराची में ई चालान सिस्टम का आगाज़ हो गया है और अब शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा, यानी कैमरे से कानून की खिलाफ वर्जी रिपोर्ट होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान भेज दिया जाएगा। अहम बात यह कि खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक कराची में आज 3228 चालान किए गए हैं, जिनमें 1200 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर, 589 ओवर स्पीडिंग के खिलाफ और 479 चालान बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर किए गए हैं। इससे पहले कराची ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ से नाफिज होने वाले ई चालान सिस्टम के आदाद शुमार जारी किए थे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई चालान सिस्टम के निफाज के बाद सिर्फ 6 घंटों में शहरियों के 1,25,00,000 रुपए से ज़ायद के चालान किए गए। मजमूई तौर पर 2,662 चालान किए गए, जिनमें ओवर स्पीडिंग पर 419 और लेन लाइन पर गाड़ी ना चलाने पर 3 चालान हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4, सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 और हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507 चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वन वे स्ट्रीट पर रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 4, काले शीशों पर 7, गलत पार्किंग पर 5, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 32, गलत सिमत में गाड़ी चलाने पर 3, गैर कानूनी पार्किंग पर 5, नो पार्किंग पर 5 और रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चालान हुए हैं। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने की तफसीलात जारी कर दी हैं, जिनके मुताबिक मुकर्ररा रफ्तार की हद से तजावुज़ करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपये, कार पर 10,000 रुपये, PSV यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल जिनमें कैब और रिक्शे भी शामिल हैं उन पर 15,000 रुपये, जबकि HTV यानी हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। पब्लिक सर्विस गाड़ी में मुकर्ररा हद से ज़्यादा मुसाफिरों को बिठाया तो कार पर 10,000 रुपये, PSV पर 15,000 रुपये और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। सामान उठाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ी में ओवरलोडिंग करने पर PSV पर 25,000 और HTV पर 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। जहां ओवरटेक करना मना है वहां ओवरटेक किया तो मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। दीगर गाड़ियों को रास्ता ना देने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपये, कार पर 10,000 रुपये, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। इमरजेंसी गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट डालने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। इमरजेंसी गाड़ी के पीछे कम फासले पर चलने वाली मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। सामान के मुकर्ररा हद से ज़्यादा लोड करने पर PSV पर 25,000 और HTV पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। रात के वक्त बगैर मुनासिब लाइट्स के गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक सड़क की गलत सिमत पर गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, जबकि कार पर 10,000, PSV पर 15,000, HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। किसी गाड़ी के बहुत करीब चलने या उसको ओवरटेक करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार के लिए 10,000, PSV के लिए 15,000 और HTV के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना होगा। ऐसी गाड़ी चलाना जिसकी विंड स्क्रीन या शीशे टिंटेड हों या पिछली तरफ के शीशे 50% से ज़्यादा टिंटेड हों तो उस गाड़ी पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा दीगर ट्रैफिक के लिए या सामने से आने वाली ट्रैफिक के लिए हेडलाइट को मध्यम ना करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपये जुर्माना होगा। वन वे सड़क पर गलत सिमत में चलाने वाली मोटरसाइकिल पर 25,000 रुपये,
कार या जीप के लिए 30,000 रुपए, PSV के लिए 50,000 रुपए और HTV के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल पर 1 व्हीलिंग या 4 व्हील गाड़ी को ड्रिफ्टिंग या स्किडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 25,000 रुपए, गाड़ी के लिए 30,000 रुपए, PSV पर 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 रुपए, कार पर 25,000 रुपए, PSV पर 30,000 रुपए और HTV के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल के लिए 10,000 रुपए, कार या जीप के लिए 50,000 रुपए, PSV के लिए 75,000 रुपए और HTV के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा गलत लेन से मुड़ने पर मोटरसाइकिल के लिए 10,000 रुपए, कार के लिए भी 10,000 रुपए और PSV के लिए 15,000 रुपए और HTV के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने से इनकार करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपए, कार पर 10,000 रुपए और PSV के लिए 15,000 और HTV के लिए 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपए, कार पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। जबकि कम उम्र फर्द के गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल पर 25,000 रुपए, कार पर 30,000 रुपए, PSV पर 50,000 रुपए और HTV पर 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। खवातीन के हिस्से में मर्द मुसाफिरों के सफ़र करने पर PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा अफराद को बिठाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर मोटरसाइकिल पर 5,000, कार पर 10,000, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। बगैर सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चलाने पर कार या जीप पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक ओपन ट्रांसफर लेटर पर गाड़ी चलाने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपए, कार या जीप पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। गाड़ी या मोटरसाइकिल से कचरा बाहर फेंकने पर मोटरसाइकिल पर 5,000 रुपए, कार पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक पार्किंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर भी जुर्माना होगा। फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करने पर मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपए, कार या जीप पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 रुपए और HTV पर 20,000 रुपए का चालान होगा। इसके अलावा गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग पर पार्क करने पर मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपए, कार या जीप पर 10,000 रुपए और PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। और नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने पर मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपए, कार पर 10,000 रुपए, PSV पर 15,000 और HTV पर 20,000 रुपए का जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान के हवाले से कोई शिकायत या मालूमात लेने के लिए शहर में 11 सेंटर्स भी कायम कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक SP ईस्ट ट्रैफिक ऑफिस, SP वेस्ट ट्रैफिक ऑफिस, SP सेंट्रल ट्रैफिक ऑफिस, SP मली ट्रैफिक ऑफिस, पुलिस सहूलत मरकज कोरंगी रोड, ट्रैफिक सेक्शन सेक्रेटेरिएट एवान सदर रोड, दरख्शां पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक सेक्शन परेडी, ट्रैफिक सेक्शन फिरोजाबाद, ट्रैफिक सेक्शन शारा फैसल और ट्रैफिक सेक्शन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम किए गए हैं। DSP ट्रैफिक पुलिस कराची काशिफ नदीम ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से बात करते हुए बताया कि 1075 कैमरों से हमने आगाज़ किया है। जहां ये कैमरा नहीं पहुंच पा रहा उनको हुकूमत वक्त दे रही है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज में ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो कराची बहुत बड़ा है जी, तो क्या दूसरे इलाकों के लोग नजर आते फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। 1076 कैमरों से हमने स्टार्ट किया है। टेस्ट रन हमारे चल रहे हैं पिछले 2 महीने। इसमें मेन आर्टरीज आपकी शारा फैसल है, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, हबीब रहमतुल्लाह रोड है, आगे राशिद मिनास है, गुलशन में डिस्को मोड है। तो ये तकरीबन ये सारी कवर हुई है। तो और बाकी लोगों को जहाँ पे अगर ये कैमरा भी नहीं पहुंच पा रहा तो उनको समझे एक टाइम भी उनको मिल रहा है, उनको कुदरत भी टाइम दे रही है, गवर्नमेंट भी टाइम दे रही है कि वो अपने सिस्टम को सीधा कर लें। आखिर उन्होंने शहर आना तो है ना, ऐसा तो नहीं कि वो शहर ही नहीं आएगा। जिसको नाजमाबाद में वायलेशन की वो 3 तलवार पे भी करेगा। कैमरा तो अपना काम करेगा और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये बहुत तेजी से ये जो है पूरे कराची के अंदर फैल जाएगा। मगर शहरियों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये निज़ाम कैसे काम करेगा। इस हवाले से मालूमात लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब। लंजार साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक बड़े इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। 1076 कैमरों से शुरू किया गया है, फिर पूरे शहर में कैमरे लगाने का ऐलान किया गया है। जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं तकरीबन 59। लंजार साहब, उनको ज़रा देख के ये अंदाज़ा होता है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इन ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराई जाती है, मगर जब कोई ट्रैफिक लाइसेंस लेने जाता है तो उस वक्त लाजमी होता है कि उसे इन तमाम चीज़ों का पता हो। पाकिस्तान में अगर कोई सबसे आसान काम है तो वो ट्रैफिक लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। दुनिया
में बहुत मुश्किल काम होता है ये। तो क्या कोई अवेयरनेस दी जाएगी शहरियों को? लॉन्च तो कर दिया गया, आज ही इतने सारे चालान कर दिए गए कि शहरियों को ये सारी चीज़ें पता हो। देखें शाहज़ेब साहब, बात यह है कि ये काफ़ी अरसे से 6-7 माह से हम इस पर काम कर रहे थे कि इसको इनिशिएट करने के लिए प्रॉपर हम गाइडलाइंस भी दे सकें। और इस पर हमने ट्रांसपोर्टर्स से पहले तो मीटिंग की कि भाई आप लोगों के जो काफ़ी हैवी व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, ये बिल्कुल आपके पास ठीक है। और हमने उसके बाद फिर इफ्तिताह किया ये जो ट्रेनिंग ब्रांच है उसमें हमने यहाँ पर कराची में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है अंडर द पुलिस डिपार्टमेंट। और वहाँ पर हम ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले इनको ट्रेनिंग दें और उसके बाद वो ड्राइविंग लाइसेंस उनको इशू हों। यकीनन ट्रेनिंग से जो लाइसेंस देने वाला इदारे हैं वो यहाँ पर प्राइवेटली काम कर रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस की जो ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें हमें काफ़ी कोताहियाँ नज़र आ रही थी। और उसके लिए फिर हमने एक कंसोर्शियम प्राइवेट कंपनी से तय करने जा रहे हैं जिसमें वो पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ एक MOU साइन करेंगे और वो मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हम ये ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें कि जो भी अप्लाई करेगा लर्निंग लाइसेंस या उसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस से मुख्तलिफ़ इनके स्टेजेस होते हैं, तो वो वहाँ से जब वो NOC होगी वो क्वालिफ़ाई करेगा, फिर उसके बाद हमारे पास वो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में आएंगे और वहाँ पर जो भी लवाज़मात पहले ट्रेनिंग होना और ये मामलात होना वो बेहतर ना होता? क्योंकि अब जबकि मैं दोबारा कह रहा हूँ कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इनिशिएटिव बड़ा लाजमी है, उसे रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। बट अब जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग पर आप कह रहे हैं कि चालान होगा, स्पीड मार्किंग्स तो है ही नहीं कहीं, कैसे पता चलेगा कि कहाँ की क्या स्पीड लिमिट है? ठीक है, इसमें एक आपको बात बता दूं कि एक तो जो बड़ा मसला यहाँ पर ओवर स्पीडिंग का था वो जो कराची सिटी है इसमें हैवी व्हीकल्स का है, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में आपने देखा होगा कि काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, उसमें काफ़ी बेगुनाह लोगों की अमवात भी हुई एक्सीडेंट्स में। तो हमारा पहला फोकस ये था, हमने उसमें 10,000 जो ट्रॉलर्स हैं और टैंकर्स हैं उनको रजिस्टर किया है जिनमें ट्रैकर्स लगाए हैं हमने। तकरीबन 22,000 के करीब ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेवी ट्रैफिक कराची में रजिस्टर्ड चल रही है। और उसमें हमने वो ट्रैकर में वो एक सिस्टम है उसको लिंक किया है हमारे इस सिस्टम के साथ कि जो चालान जनरेट करेगा, उसमें जैसे ही वो अपना 30 स्पीड से जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान इशू हो जाएगा। तो एक तो ये हमने जो हमारा मेजर कंसर्न था वो कराची की जो हैवी ट्रैफिक है वो अप्लाई कर रही थी कराची सिटी के इंटरनल रोड्स पर, और वो बग़ैर किसी उसके और हीलो हुज्जत के और बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ चला रहे थे जिससे नुकसान हो रहा था जानों का। एक तो हमारा ये फोकस था इसका इनिशिएट अर्ली लेने का। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो लोगों को इशू हुए हैं, लेकिन आप अगर हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच अब विज़िट करेंगे तो कम से कम उसमें ट्रांसपेरेंसी हम ले आएँ। जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वो ट्रेनिंग करके इस ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में वो सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, उसके बाद ही उनको डिफरेंट टाइप के लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं, जिससे कि लर्निंग या लाइसेंस है, LTV लाइसेंस है, मोटर कार लाइसेंस है, उसके बाद प्रोफेशनल लाइसेंस है। और ये भी बात आपकी ठीक है कि जो छोटी गाड़ियाँ होंगी उसमें हमें मार्किंग के लिए हम जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रोडों पर मार्किंग लगवाएं कि ये ओवर स्पीडिंग जो है वो प्रॉपर जज हो सके।
और सब अगर जैसे अब लेन चेंज करने पर एक सिग्नल के पास उस पर आप जुर्माना कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर ना हो कि कहीं सड़कों पर खड्डे भी ना हो और हो तो वहाँ पर भी प्रॉपर मार्किंग हो, लोगों को पता हो कि आप लेन कहाँ चेंज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। अगेन उसमें ज़रा एजुकेशन का भी एक प्रॉब्लम है कि किस तरीके से पहले ही लाइसेंस के वक्त उन्हें बताया जाए, मगर ये किस तरीके से प्रोसेस होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के चालान हो रहे होंगे और वो उसी से सीख रहे होंगे जब उनके बार बार चालान होंगे। शाह साहब देखें, अभी आज 2600 कुछ चालान हुए हैं और कराची जितने इतने बड़े शहर में, कास्मो मेट्रोपॉलिटन सिटी में 2600 चालान कुछ भी नहीं है। इसमें फ़िलहाल लीनियंट व्यू ले रहे हैं और यकीनन आपकी बात सही है कि रोड मैपिंग भी करनी है, मार्किंग भी करनी है, रोडों की फेंसिंग भी करनी है, लाइट्स के भी को भी बेहतर करना है। उसके लिए एक कमेटी कल ही हमने मीटिंग करके एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मेयर के अंडर में था उसको रिफ्रेम कर रहे हैं हम। ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो एक बन रहा है जिसमें कि जो भी फंडिंग होगी गवर्नमेंट से लेंगे फ़िलहाल जो हमारा प्रपोज़ल है, और उसके बाद हम जैसे ये जनरेशन होगी चालान्स वगैरह की, जैसे कि मुख्तलिफ़ शहरों में दुनिया के होता है बड़ी सिटीज़ में, उसी तरीके से हम इसको मेकैनिज़म को चलाना चाहते हैं। यकीनन चैलेंजेस हैं और हमें इनिशिएट तो लेना था, इनिशिएट लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है। और यकीनन आप आगे देखेंगे कि एक और बात बताइएगा कि इसको पाकिस्तान में आमतौर पर होता है, कराची में ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलें बिकती हैं, ज़्यादा लोगों ने एक लेटर दिया, शनाख्ती कार्ड दिया और फिर लोग अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते। अब अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो मोटरसाइकिल का चालान होगा किसके नाम पर, जो ड्राइव कर रहा है वो या जिसके नाम पर ओरिजिनल मोटरसाइकिल है वो? ज़ाहिर शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस के तहत अपने नाम अगर ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं तो कराएं, मगर एक बहुत बड़ी इस वक्त तादाद है और लोग ये सोच रहे हैं कि जी क्या हो रहा होगा आगे जाके। देखें, मोटरसाइकिल के दो किस्म के चालान हो रहे होंगे, हर गाड़ी का ऐसे ही होगा। एक देखें कि एक निगलिजेंस होती है, ग्रास निगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ड्राइवर, वो यकीनन अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट कर दिया है तो यकीनन ड्राइवर पकड़ा जाता है थ्रू जो भी वहाँ पर ऑफिसर होगा। लेकिन ये जो जनरेशन हो रही होगी चालान की, वो यकीनन जिसके नाम पर ओनरशिप होगी गाड़ी की यकीनन उसके पास ही जाएगा और थ्रू TCS या हमारे जो पोस्टल सर्विस है उसके थ्रू जा रहा होगा और उनसे ही हम चार्जेस लेंगे। और शहरियों को ये भी किराए में कि आपकी गाड़ी जो है, एक इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये भी देखें कि ये क्रिमिनल निगलिजेंस है कि आपकी गाड़ी आपने बेच दी है और उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी आपके पास है, तो दिस इज़ आल्सो द निगलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ओनर। अगर सेकंड ओनर ने ली है तो ये इन बिटवीन टू ओनर्स है कि वो अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र करें, और इसको मेकैनिज़म को जब तक हम नहीं लाएंगे, जब तक हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ये फिर तो साला साल ये चीज़ें चलती रहेंगी। ज़ाहिर और शहरियों की जिम्मेदारी है बिल्कुल, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता क्राइम हो जाए उनकी उस व्हीकल को इस्तेमाल करते हुए तो जो ओरिजिनल मालिक है उसके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो बेचें या कोई ख़रीदे तो अपने नाम पर इस हवाले से ट्रांसफ़र को यकीनी बनाया जाए। एक और जो मसला है वो ये कि नंबर प्लेट्स तो मिलना मुश्किल है यहाँ पर। अगर आप गाड़ी ले लें, अब आप जो नंबर प्लेट नहीं होगी, अगर किसी के पास ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं होगी तो किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाए कि सबके पास कम से कम नंबर प्लेट हो? ये भी मसला सिंध में ही सबसे बड़ा है। देखें, नंबर प्लेट्स की जब तक कि आप समझते हैं कि नंबर प्लेट्स का इशू है, ये ठीक है कि गवर्नमेंट नंबर प्लेट का इशू, उसकी इशुएंस का इशू है, लेकिन नंबर अलाट हो जाता है, उस गाड़ी को ओनरशिप को अलाटमेंट हो जाती है। हमारा जो ये सिस्टम है, ये जो आपकी फैंसी नंबर प्लेट है उसको भी डिटेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम है। हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है विद द एक्साइज एंड द ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच। और इसमें आपको एक बात की दे दें कि अगर जिसकी भी रजिस्ट्रेशन हुई है वो हमारे सिस्टम में आ रहा होगा, तो ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते। इस बात पर आप जुर्माने नहीं लगा रहे होंगे कि जो है जेन्युइन होगी तो ठीक है, कि उनके पास गवर्नमेंट नंबर प्लेट अगर नहीं है तो इस बात पर जुर्माने नहीं लगा रहे होंगे आप उन पर? नहीं, उस पर हम जुर्माना कम से कम नहीं लगा रहे होंगे कि भाई उनके पास कंफर्म नंबर प्लेट। यकीनन उस टाइम पर ये इसमें एक मैकेनिज़्म ये है कि हमने
इसकी एपेलेट अथॉरिटी बनाई है। अगर कोई एग्रीव पर्सन है, वो कहता है कि भाई ये नंबर प्लेट तो मेरी जाली नहीं है, ये मुझे इशू हुआ नंबर और अभी तक न्यू नंबर प्लेट जो ओरिजिनल है वो नहीं मिली है, तो वो हमारा जो एसएसपी ट्रैफिक होगा उसके साथ सीपीएलसी का एक मेंबर बैठेगा, एक डीएसपी बैठेगा, वो विदिन 15 डेज उसको रिड्रेस करेगा उसकी कंप्लेंट को। और अगर आप ट्रैफिक को प्रॉपर डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है वहाँ फिर उसके लिए लाजमी नहीं है कि हर जगह पर ट्रैफिक सिग्नल हो, और हो तो वो चल भी रहा हो। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल चल नहीं रहे होते। अब आपने कैमरा लगाया हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? और बाकी जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, अगर डिसिप्लिन करना है और कानून की पासदारी करानी है तो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। यकीनन ट्रैफिक सिग्नल जहाँ, देखें ये तो क्लियर सी बात है कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि उसमें जो आपका चालान जनरेट हो रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि ये आपने वायलेशन की। अगर ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है तो ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है कि गवर्नमेंट वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पहले लगाए, उसके बाद चालान करे। जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा वहाँ पर एक तो ऑपरेशनल, हम पुलिस तो ट्रैफिक तब तक सार्जेंट खड़ा करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हम लगाते जाएंगे स्लोली ग्रेजुअली एरियाज़ में, वहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली वो चालान जनरेट हो रहे होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कोई भी ऐसे चालान नहीं होगा कि जो कि एविडेंस, कोई मैकेनिकल एविडेंस जब तक किसी के खिलाफ नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कराची शहर में तो हर जगह से गाड़ियाँ आती हैं, सिर्फ सिंध से नहीं, दूसरे सूबों से भी गाड़ियाँ होती हैं। तो अगर वहाँ की गाड़ी आप करते हैं और वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो फिर उसका क्या मैकेनिज्म होगा? देखें, एक मिसाल है कि एक केपी की गाड़ी रजिस्टर्ड वो यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन करती है, हम उसे चालान वहाँ उसका जो एड्रेस होगा, ड्राइवर वो जो ओनर है उसको जाएगा, और उसके बाद अगर उसने पैसे पे नहीं किए विदिन 15 डेज तो वो हमारी एक जो ब्लैक लिस्ट है उसमें आ जाएगा, वो हमारे सिस्टम में उसका नंबर आ जाएगा। और हमारे पास सिंध में S4 जो है वो 400 कैमरास चल रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जो भी टोल प्लाजाज हैं उन पर वो लगे हुए हैं, और वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ से गाड़ी क्रॉस होगी वो वहीं रुक जाएगी और उसको रोक कर और उससे चालान लिया जाएगा, या जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अंडर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वो उसमें अमल में लाएंगे। और फिर मुझे ये भी बताइएगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो अब तो 1076 कैमरा लगा रहे हैं, कराची तो बहुत बड़ा है, तो क्या पूरे शहर में हर जगह ट्रैफिक सिग्नल भी, कैमरा भी लगाने का इरादा है, और वो सिग्नल जो फंक्शनल हो उन सबको फंक्शनल करने का इरादा है, क्योंकि या इनिशिएटिव होगा और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा जाएगा? देखें, इसमें ये तो एक तो इनिशियली प्लान ये था कि सेफ सिटी जो कराची है उसके साथ इंटीग्रेटेड ये सिस्टम था, और हर जगह ऐसे ही है। तो यहाँ पर अभी फ़ेज़ 1 में हम 1300 कैमरास लगा रहे हैं जो कि आपके लग रहे हैं, अभी तक काफ़ी ऑपरेशनल हो गए। कोई 200-300 कैमरा सेफ सिटी के बाकी हैं जो कि एयरपोर्ट कॉरिडोर से रेड जोन तक वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जो सेकंड फेज़ है इसमें क्लिफ्टन के भी कुछ एरियाज़ हैं जो कि क्लिफ्टन भी इसमें फ़ेज़ 1 में इन कैमराज में आ रहा है। उसके साथ साथ सेकंड फेज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 4000 कैमराज होंगे, और वो 4000 कैमराज भी सेफ सिटी के कैमराज होंगे। उसके साथ साथ फिर फ़ेज़ 4 होगा जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सिटी होगा, जैसे ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, हमारा कोरंगी एरिया है, मलीर एरिया है। तो तकरीबन ये नियर अबाउट 12,000 कैमराज हम लगा लेंगे अगले 1-1.5 साल में। और उसके साथ साथ आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको और जो उनके साथ कैमराज हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि विदिन अ कपल ऑफ मंथ्स उसको हम ऑपरेट कर जाएं, और उसमें हमें यकीनन गवर्नमेंट से फंडिंग की ज़रूरत होगी, और वो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है, और इंशाल्लाह आपको बेहतरी नज़र आएगी। मुझे कि फिर जो मैकेनिज्म है, क्योंकि जब तक पूरे शहर में नहीं हो जाता, क्योंकि चालान का अमाउंट बहुत बड़ा है और जो खिलाफ वर्जियाँ हैं 59 वो बहुत, अगर लोग करते हैं कहीं और, तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ कैमरे नहीं आप लगा रहे वहाँ पे फिर ट्रैफिक पुलिस के पास इख्तियार होगा और उन्हें एक नया टूल मिल जाएगा कि छोटी छोटी बातों पर लोगों के वो चालान कर रहे हों या फिर रिश्वत का कल्चर और ज़्यादा आगे बढ़ रहा हो।
देखें इसमें बॉडी वॉर्न कैमरास हम इनको दे रहे हैं, जहाँ पर वो अगर कैमरास नहीं है तो जो, और बॉडी वॉर्न कैमरा ही शो कर रहा होगा कि वहाँ से ही फिर भी वो हमारे सिस्टम के साथ बॉडी वॉर्न कैमरास कनेक्टेड होंगे और बॉडी वॉर्न कैमरास ही ट्रैफिक सार्जेंट के पास होंगे। वो जब तक वो एविडेंस नहीं देगा तब तक वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, अनलेस के वो एक एविडेंस दे, मैकेनिकल विजुअल एविडेंस दे और वो सिस्टम में जाए और सिस्टम ही उसको चालान जनरेट कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी चालान ऐसे जनरेट नहीं हो सकेगा। चालान का अमाउंट बहुत बड़ा है। अगर कोई शहरी नहीं मानता कि जी मुझ पर सही ये आपने चालान लगाया है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट है इतना कि उसमें भी, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो होगी, जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर पता चले कि वहाँ पर भी शहरियों को कुछ ले दे के मसला हल अपना करना पड़ रहा। अब देखें इसमें जो पहला फोरम जो है वो पहले तो फाइनलिटी थी कि जो ट्रैफिक एसपी होगा वो उनकी हेयरिंग देगा उन्हें, उसके साथ CPLC का एक मेंबर, जो कराची CPLC है एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इदारा है, वो उसका एक मेंबर उनके साथ ट्रैफिक एसपी के साथ बैठेगा और एक DSP। अगर फिर भी ये एग्रीव्ड होते हैं तो एक थोड़ी सी अमेंडमेंट मैं करने जा रहा हूँ अपने इसी एक्ट में। आज ही मैं काफ़ी इसको देख रहा था, तो इसमें हम जो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कंसर्न होंगे, जो कि काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे, उसमें हम उसको भी एक सेकंड अपील का भी इख्तियार दे रहे हैं, ताकि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है तो वो जुडिशरी, लेकिन वो समरी ट्रायल होगा और विद इन 1 मंथ वो डिसाइड करना होगा मजिस्ट्रेट को। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला साहब की गुफ्तगू आपने आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह।